हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं काफी कंफ्यूजन वाला टॉपिक जिसको समझने में काफी दिक्कत होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पेड अप वैल्यू क्या होता है और सरेंडर वैल्यू क्या होता है। ठीक है, एक पॉलिसी में पेड अप वैल्यू क्या होती है और सरेंडर वैल्यू क्या होती है। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और यहाँ पे समझेंगे हम कुछ इंश्योरेंस के बेसिक कंपोनेंट्स। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीमियम की। तो देखो, प्रीमियम क्या होता है, समझ लो आपने एक पॉलिसी परचेज की। अब आप पॉलिसी परचेज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को इस पॉलिसी के लिए। तो जो आप अमाउंट पे करते हो उसको बोलते हैं हम प्रीमियम। अब प्रीमियम आप दो टाइप में भर सकते हो, एक होता है आपका रेगुलर और एक होता है आपका लमसम। तो लमसम देखो, लमसम क्या होता है आपका, जो इस पॉलिसी का खर्चा आएगा, ठीक है, वो आपने सारे पैसे वन टाइम सेटल कर दिए, एक ही बारी में दे दिए, तो होती है लमसम पेमेंट। और रेगुलर वाली क्या होती है कि आप ना जो पॉलिसी का पूरा खर्चा है उसको आप किश्तों में दे रहे हो। अब वो चाहे आप साल की किस्त दो कि साल में, भाई मैं हर साल एक एक बारी पेमेंट करूंगा, या मैं हर मंथ एक एक पेमेंट करूंगा, या मैं क्वार्टरली पेमेंट करूंगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप किश्तों में पैसे दे रहे हो तो रेगुलर, और अगर आप सारे पैसे एक साथ दे रहे हो तो लमसम। ठीक है, तो ऐसे आप प्रीमियम पे कर सकते हो एक पॉलिसी का। फिर बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। तो सम इंश्योर्ड क्या होता है आपका, तो ये होता है कि आपको जो लॉस होगा ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी। समझो मैंने, ये होता है जैसे समझ लो मैंने कार का इंश्योरेंस कराया, तो जो कार का इंश्योरेंस में जो अमाउंट होती है ना उसको बोलते हैं सम इंश्योर्ड। कि मेरे को अगर मेरी कार टोटल लॉस हो जाती है तो उतना ही मैक्सिमम अमाउंट पैसा मिलेगा। जैसे मैं हाउस का करवाता हूँ हाउस इंश्योरेंस, तो वो क्या होगा मेरा सम इंश्योर्ड। कि मैंने समझ लो 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, तो ये 10 लाख क्या है मेरा सम इंश्योर्ड। कि अगर मेरे हाउस को कुछ नुकसान होता है तो उस नुकसान की इवेल्युएशन होगी पहले, जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, कि कितने का नुकसान हुआ है, फिर उस हिसाब से मेरे को पैसे मिलेंगे इस 10 लाख में से। ठीक है, तो ये होता है आपका सम इंश्योर्ड। फिर सम एश्योर्ड क्या होता है, ये होता है जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, या आपने टर्म प्लान लिया है और आपकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा, तो वो होता है आपका सम एश्योर्ड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं डिडक्टेबल की। डिडक्टेबल क्या होता है, ये वो पैसा होता है जो आपको पहले लगाना पड़ेगा, फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपके पैसे लगाएगी। मतलब क्या हुआ, समझ लो मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसमें मेरे को कवर है कि भाई मेरे को 5 लाख तक के एक्सपेंसेस, ऑपरेशन या कुछ भी सर्जरी वगैरह की कवर है 5 लाख तक के। ठीक है, अब मेरा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी कॉस्ट आती है लगभग समझ लो 40,000। तो 40,000 क्या होगा, इसमें से पहले ना समझ लो मेरा डिडक्ट, और यहाँ पे मेरा डिडक्टेबल था पॉलिसी में समझ लो 10,000। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 40,000 का खर्चा है ना, इसमें से 10,000 पहले मेरे को लगाना पड़ेगा और बाकी का 30,000 जो है वो कंपनी लगाएगी। तो डिडक्टेबल का मतलब ये होता है जो अमाउंट आपको पहले लगाना पड़ेगा अपनी जेब से, फिर बाकी पैसा जो होगा वो कंपनी लगाएगी। अब यही अगर सोचो मेरे ऑपरेशन का खर्चा समझ लो 2 लाख रुपए आता, तब भी क्या होता है मेरे को पहले 10,000 खुद लगाने पड़ते और बाकी के 1,90,000 जो है वो कंपनी लगाएगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार जब मैं पॉलिसी ले रहा हूं तो डिडक्टेबल क्यों लूं। तो देखो, ये डिडक्टेबल कौन लोग लेते हैं, ये वो लोग लेते हैं जिनको समझ लो इन फ्यूचर खतरा है कि भाई मेरी कोई बड़ी सर्जरी होगी। ठीक है, छोटे मोटे जैसे एक्सीडेंट वगैरह छोड़े 30-40 हजार को उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको ये डर है कि कल को मेरे को कैंसर हो जाए, उसका ट्रीटमेंट कराना है तो लाखों में पैसा जाएगा। ठीक है, तो जिनको वो वाली टेंशन होती है वो लेते हैं डिडक्टेबल। अब इसका फायदा क्या, देखो डिडक्टेबल का, इसमें ना जो आपका प्रीमियम है वो सस्ता पड़ता है। मतलब समझ लो मैंने एक 50 लाख की पॉलिसी ले रहा हूं मैं, ठीक है, और एक अनदर पर्सन है वो भी 50 लाख की हेल्थ पॉलिसी ले रहा है। अब मेरे वाले में है डिडक्टेबल समझ लो 50,000 कि पहले मेरे को 50,000 पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी जो भी खर्चा होगा फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। और इसमें डिडक्टेबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो जो मेरे वाली पॉलिसी है ना, इसका जो एनुअल प्रीमियम होगा वो इसके कंपैरिजन में काफी चीप होगा। ठीक है, ये वाला कॉस्टली होगा और जिसमें डिडक्टेबल ऐड होगा ना वो वाला चीप होगा। तो ये फर्क होता है डिडक्टेबल का। अगर आपकी पॉलिसी में डिडक्टेबल है तो आपको जो प्रीमियम है ना वो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है, वो सबसे पहले पॉलिसी बेचेगी, प्रीमियम इकट्ठा करेगी, और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो बदले में क्लेम देगी। ठीक है, इंश्योरेंस जो पॉलिसी होल्डर है उसको क्लेम देगी, और जिसके बीच में मार्जिन होगा वो कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू क्या होती है। तो बढ़ते आगे, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज मैंने एक पॉलिसी परचेज की है और ये पॉलिसी जो है इसमें जो सम एश्योर्ड है वो लगभग समझ लो 10 लाख रुपए का है। अब ये क्या था कि मैंने पॉलिसी परचेज की तो जाहिर सी बात है मेरे को प्रीमियम तो देना पड़ेगा। प्रीमियम मैंने सेलेक्ट किया ईयरली, कि साल में मैं सिर्फ एक किश्त दूंगा। ठीक है, तो मेरे को टोटल प्रीमियम कितना पे करना है, 10 ईयर्स। मेरे को 10 किश्त देनी है 10 साल के लिए। तो स्टार्टिंग के 4 ईयर्स तो मैंने प्रीमियम पे किया।
अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन मेरी खराब हो गई या मेरी जॉब चली गई, मैं आगे के प्रीमियम पे नहीं कर सकता। तो इस सिनेरियो में मेरे पास क्या होता है कि देखो मेरी पॉलिसी का क्या बनेगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो क्या, जो 4 साल में मेरा पैसा बना है उसके हिसाब से जो मेरी वैल्यू बनती है वो मेरे को दीजिए और मैं पॉलिसी को कर दूंगा एग्जिट। ठीक है, जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो मेरे को दीजिए और मैं पॉलिसी बंद कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ पॉलिसी। तो इसको क्या बोलते हैं कि आपने पॉलिसी को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और जो पैसा आपको मिलता है एग्जिट करने का उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा कि यार देखो मेरे पास आगे पैसे तो नहीं है देने के, पर जो ये पॉलिसी के कवर और बेनिफिट्स हैं ना काफी अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ ये अगले 6 साल तक चले। ठीक है, अगले 6 साल भी चले, पर उसके मैं प्रीमियम जो है वो पे नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में क्या है, मैं अपनी पॉलिसी को कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसकी नई सम अश्योर्ड वैल्यू निकलेगी। अब वो कैसे निकलेगी, वो निकलती है आपकी पेड अप कैपिटल के हिसाब से। पेड अप कैपिटल के हिसाब से। अब ऐसा क्यों है, देखो जो पेड अप वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपकी नई पॉलिसी की सम अश्योर्ड वैल्यू निकलेगी। अब देखो यहाँ पे केस क्या था कि अगर मैं 10 साल तक प्रीमियम दे रहा हूँ तो मेरे को सम अश्योर्ड कितना मिल रहा था, 10 लाख। अब मैंने क्या किया, 4 साल तो प्रीमियम दिया, अगले 6 साल मैं प्रीमियम नहीं दे रहा हूं, तो क्या मेरे को 10 लाख सम अश्योर्ड मिलेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अगले 6 साल तो मैं प्रीमियम पे ही नहीं कर रहा। तो मेरे को जो सम अश्योर्ड मिलेगा, तो जितना मैंने प्रीमियम पे किया उसके हिसाब से मेरे को सम अश्योर्ड कन्वर्ट हो जाएगा। और जो अगले 6 साल मेरे को सम अश्योर्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, इस पेड अप वैल्यू के हिसाब से। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखिए। देखो अगर मेरे को पेड अप वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपने कितने साल प्रीमियम पे किया डिवाइडेड बाय पॉलिसी में कितने प्रीमियम थे टोटल, इनटू टोटल सम एश्योर्ड कितना था प्लस बोनस। अब बोनस किस लिए, क्योंकि देखो मैंने 4 साल तो पैसे दिए ना, 4 साल मेरे पैसे कंपनी के पास है ना, तो उसका कुछ ना कुछ तो बोनस मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो वो बोनस भी ऐड होता है। अगर मैं इस जो ऊपर वाली पॉलिसी है इसका सिनेरियो लूं, ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे अगर पेड अप वैल्यू निकालनी है, पीवी निकालनी है, तो क्या होगा, मेरा सम एश्योर्ड कितना था, 10 लाख। ठीक है, मैंने कितने साल के लिए प्रीमियम दिया, 4 साल के लिए, और टोटल प्रीमियम थे कितने, 10 थे। ठीक है, प्लस जो 4 साल का मेरे को बोनस मिला होगा वो ऐड ऑन होगा। तो ऐसे निकलती है आपकी पेड अप वैल्यू। और अगर आपको सरेंडर वैल्यू निकालनी है तो सरेंडर वैल्यू कैसे निकलती है आपकी, वो भी सिंपल है। जो आपकी पेड अप वैल्यू होगी प्लस जो आपकी पेड अप वैल्यू होगी प्लस नहीं इनटू साथ में हो जाएगा एसएफ। एसएफ क्या होता है आपका, सरेंडर फैक्टर। और ये सरेंडर फैक्टर होता है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है आप कितने साल बाद अपनी पॉलिसी जो है उसको सरेंडर कर रहे हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैंने एक पॉलिसी खरीदी, अब मैं कितने साल बाद उसको सरेंडर कर सकता हूँ या कितने साल बाद उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ थ्रू पेड अप वैल्यू। तो इसका आंसर है कि आपको मिनिमम 3 इयर्स तो चलानी पड़ेगी वो पॉलिसी। 3 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को या तो सरेंडर भी कर सकते हो या उसको कन्वर्ट कर सकते हो पेड अप वैल्यू के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक और बनता है, जो ये एसवी आया, ठीक है, सरेंडर वैल्यू है, तो कस्टमर को जो पैसे मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, ये सरेंडर वैल्यू माइनस चार्जेस। अब चार्जेस क्यों माइनस कर रही है कंपनी, देखो जो पैसा इसको इसका एग्जांपल लेते हैं, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, जो पैसा इसको 10 साल बाद देना था वो अब इसको 4 साल बाद देना पड़ रहा है। तो देखो इसने क्या सोचा था कि हर साल मेरे को इतना पैसा आएगा, तो कंपनी ने अपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, पर अब मैं 4 साल बाद इसको सरेंडर कर रहा हूँ, तो देखो कंपनी को लॉस हुआ क्योंकि उसको वो इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालने पड़ेंगे और मेरे को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी के प्लान्स डिफर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो हमारा पैसा होता है ना वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है कंपनी, तभी वहां से प्रॉफिट कमाती है, तो उसकी पेनल्टी काटती है हमसे चार्जेस के रूप में। पर आईआरडीए क्या बोलता है, अब आईआरडीए बोलता है कि अगर कोई पर्सन 5 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है तो आप उस पर कोई चार्जेस नहीं काटोगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 5 साल बाद आप सरेंडर करते हो तो आप पे कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। अब देखो जो हमने ये फॉर्मूले समझे हैं इसको एक एग्जांपल से पूरा न्यूमेरिकल करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन मैं बनाता हूं चलो, कि एक पॉलिसी जिसका सम एश्योर्ड है, समझ लो कितना रखें, 6 लाख रुपए। ठीक है, एक पॉलिसी है उसका सम एश्योर्ड है 6 लाख रुपए और टोटल प्रीमियम्स हैं समझ लो 20। ठीक है, प्रीमियम पे किए हैं आपने सपोज 4। ठीक है, और बोनस जो है इन 4 साल का तो वो है सपोज 60,000। ठीक है, और जो एस एफ है, एस एफ क्या था अभी हमने पढ़ा ना, सरेंडर फैक्टर, ये है सपोज 30%। तो आप पहले निकालो पेड अप वैल्यू कितनी होगी, तो पेड अप वैल्यू कितनी होगी, सम अश्योर्ड कितना है 6 लाख, इनटू आपने प्रीमियम पे कितने किए हैं 4, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 20। ठीक है, प्लस बोनस, बोनस कितना है 60,000। तो इसको सॉल्व करो कितना होगा, 4 वन जा 5 जा 5 वन जा 12 जा 1,20,000 और 60, तो ये कितना हो गया 1.8 लाख। तो ये आ गई आपकी पेड अप वैल्यू।
और वहीं अगर आपको सरेंडर वैल्यू निकालनी है तो सरेंडर वैल्यू कितनी होगी, देखो 1.8 लाख इंटू एस एफ कितना 30%, यानी कि 30/100। तो 1,80,000 का 10% कितना होगा, 1,80,000 का 18,000। अगर 10% 18,000 है तो 30% कितना होगा, 18 इंटू 3 कर लो 54,000। तो ये आई आपकी सरेंडर वैल्यू। तो ये था हमारा पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू। होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपको कुछ और टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।